नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। कोविड उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा था। डॉक्टर्स के अनुसार वो डायबिटीज के पेशेंट थे और उन्हें कोविड निमोनिया भी था। वहीं पर कई रोगों से ग्रसित होने के कारण वो पिछले कई सालों से दवाइयों का सेवन कर रहे थे, लेकिन देर रात को उनकी हालत और बिगड़ गई और इसके बाद में उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां पर आज उन्होंने अंतिम सांस ली। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी अब हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे उत्तराखंड विधानसभा की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से ये अपूर्णीय क्षति हम सब के लिए है। ये प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और जिस प्रकार से उन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हमारे इस के लिए दिया, वो हमेशा याद आएगा। उत्तराखंड में कोरोना से लेकर स्थिति अब बदलने लगी है। धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आ रही है। हालांकि सैंपल पॉजिटिव दर बढ़कर 6.91% हो गई है, जो कि चिंता की भी बात है। गुरुवार को जहां पर लगभग 3,658 नए मामले निकलकर सामने आए, तो वहीं पर राहत की बात यह रही कि बीते 24 घंटे के अंदर 8,006 लोगों ने कोरोना से यहां पर लड़ाई जीती है। वो अपने घर लौटे और बीते 24 घंटे में 80 मरीजों ने यहां पर कोरोना से दम तोड़ा है। इसके अलावा अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल और मई में यहां पर 69 लोगों की मरने की जानकारी सामने निकल कर आई है। साथ ही आपको यह भी बता दें, 3,658 नए मामले सामने आने के बाद में प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 68,683 के आसपास पहुंच गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें, प्रदेश में अभी तक कोरोना के 3,03,940 मामले मिले हैं, जिनमें से 2,24,535 लोग अब तक ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं पर कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट की बात करें तो 73.87% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से लगभग 5,484 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट जो है वो 1.74% है। कोविड के प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने राज्य में लगातार हो रही कोरोना वैक्सीन की कमी पर बोलते हुए कहा है कि राज्य में वैक्सीन समाप्त नहीं हुई है। हां, ये जरूर है कि कई जगहों पर वैक्सीन की कमी है। उन्होंने उत्पादन के हिसाब से ही वैक्सीनेशन का आवंटन हो रहा है, ये बात कही। टीके नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कमी थोड़ा हो रही है, क्योंकि उत्पादन जितना हो रहा है उस हिसाब से लगातार चल रहा है। 45 से छोटे लोगों को अभी फुल मात्रा में नहीं मिल पा रहा, ये हम कह सकते हैं। हमारे सर गोविंद सुयाल में चल रहा है, डिग्री कॉलेज में चल रहा है, नैनीताल में चल रहा है, रामनगर में चल रहा है, सभी जगह चल रहा है, लेकिन कम मात्रा में है, ये मैं मानता हूँ। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज शुक्रवार को भी बदला हुआ नजर आया। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से आज यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत में शुक्रवार प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर गरज और चमक के साथ में हल्की से मध्यम बरसात, ओलावृष्टि और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं पर कहीं कहीं पर बिजली गिरने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। उधर यमुनोत्री हाईवे अभी भी पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे भी लामबगढ़, कंचनगंगा और साथ ही रडांग बैंड में यहां पर पूरी तरीके से बंद बताए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ की बात करें और बागेश्वर जिले की, तो यहां पर भी रात भर से लगातार बरसात होने के बाद में अभी कुछ घंटे से यहां पर बरसात रुकी हुई नजर आ रही है। देहरादून, हरिद्वार और साथ ही रुड़की में भी सुबह से ही रुक रुक कर बरसात का दौर लगातार चल रहा है।
मंडल और जिला मुख्यालय पौड़ी में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों के मद्देनजर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी कड़ी में पौड़ी नगरपालिका अध्यक्ष और पूर्व विधायक यशपाल बेनाम ने मुख्यमंत्री से राज्य वित्त की राशि से नगरपालिका को ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए स्वीकृति की मांग करी है। उनका यह कहना है कि जिला मुख्यालयों की सभी नगरपालिकाओं को अगर ये सुविधा मिलती है तो आने वाले वक्त में ये बहुत ही लाभकारी साबित होगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि विशेषकर जनपद मुख्यालय की नगरपालिकाओं को राज्य वित्त से धनराशि स्वीकृत करने के साथ साथ अपने स्तर से अतिशीघ्र अगर मंडल मुख्यालय पौड़ी में ऑक्सीजन प्लांट लग जाता है तो इसके इस समय भी मदद मिलेगी और इसके दूरगामी परिणाम भी जो है अच्छे होंगे। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तो ये इस समय कोरोना महामारी में भी ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करेगी। टनकपुर की शारदा नदी के बीच 10 घंटे तक नदी में उफान के चलते एक मजदूर परिवार फंस गया। परिवार को सही सलामत निकालने के लिए प्रशासन द्वारा देर रात से रेस्क्यू वहां पर चलता रहा, लेकिन लगातार बरसात और रात होने के चलते रेस्क्यू नहीं किया जा सका। वहीं सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने नदी के तेज बहाव के बीच में किसी तरह 9 लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें बचा लिया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। क्षेत्रों में और यहाँ टनकपुर बंदसा क्षेत्र में भी जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से शारदा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया था। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया था और उसी के क्रम में हमने कल शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था लोगों का, क्योंकि शारदा नदी के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी लोग बसे हुए हैं और वहाँ खनन क्षेत्र भी है। तो कल शाम से हमारा वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ये संज्ञान में आया था कि 9 लोग जो हैं वो नदी के बीच में फंसे रहते थे। उन 9 लोगों की जानकारी हमें जैसे ही मिली, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा, इसमें जल पुलिस और एसडीआरएफ और एसएसबी ने भी और एनएचपीसी इन संस्थाओं ने भी सहयोग किया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनके कैंप कार्यालय में शिष्टाचार भेंट करी है। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने यहां पर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से रोकथाम के लिए किए जा रही कोशिशों से संबंधित कई बिंदुओं पर बातचीत करी है। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री को कुछ सुझाव भी यहां पर दिए, जिसमें उन्होंने पूरे राज्य में टेस्टिंग और साथ ही वैक्सीनेशन केंद्र बढ़ाने के साथ साथ में मेडिकल स्टाफ को भी बढ़ाए जाने, आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट होम आइसोलेशन में अनिवार्य रूप से रखे जाने समेत कई महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर मुख्यमंत्री के साथ साझा किए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल जिले में जरूरी सेवाओं में शामिल जनरल, मर्चेंट और किराने की दुकानों को अब 12 बजे तक खोलने के लिए जिला अधिकारी नैनीताल ने अपनी अनुमति दे दी है, जिसके तहत में खुली दुकानों में काफी चहल पहल भी यहां पर दिखाई दी। अधिकतर लोगों ने मास्क और साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए जमकर खरीदारी करी है। वहीं पर फल, सब्जी और मंडियां इस दौरान बाजार में पहले की तरह ही वहां पर खुलती हुई नजर आई। लोगों की चहलकदमी देखने को मिली। हालांकि किराने की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों और बाजार को 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति यहां पर प्रशासन की ओर से दी गई। पहले तो कुछ दिनों के लिए 10 बजे तक होता था, अब जैसा कि 12 बजे तक हो गया है राशन की दुकानों का, इससे भीड़ भी कमी आएगी, भीड़ में भी कमी आएगी, लोग पैनिक भी नहीं होंगे और आसानी से खरीदारी कर लेंगे। व्यापारी बंधुओं को भी काफ़ी हद तक इसमें सहूलियत मिलेगी व्यापार करने में। इसके लिए राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यापारी बंधुओं की तरफ से। पिछले 24 घंटे से पहाड़ों के साथ ही हल्द्वानी में भी हो रही भारी बरसात के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं पर पहाड़ से आए भारी पानी के चलते गोला नदी यहां पर उफान में है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए नदी और गधेरों के आसपास से लोगों को कहीं नहीं जाने की अपील करी है। वहीं पर गोला नदी के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने के लिए कहा है। ग्रामीण खतरे को देखते हुए नदी के किनारे नहीं जाए।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हमको बार बार सचेत किया है कि आगामी दिवसों में तेज़ बारिश होगी, जिसमें 19-20 विशेषकर से बारिश का दिन था और बहुत ज़्यादा बारिश रात भर हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप गोला बैराज से 3300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी सूचना हमने अपने सभी तंत्रों से क्षेत्रवासियों को दी है, आगाह किया है लोगों को कि नदी के जद में न आएँ, दूर रहें, जिससे कि किसी प्रकार की संभावना को, दुर्घटना को टाला जा सके। गदरपुर मटकोटा मार्ग में खस्ताहाल सड़क को लेकर युवा कांग्रेस के साथ ही स्थानीय जनता ने भी प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों में भरे पानी में मछली पकड़कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि सड़क में बने गड्ढों को लेकर कई बार सरकार के मंत्री, नेता, हर किसी को अवगत करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आलम तो यहां पर यह है कि कई लोग इन गड्ढों की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, गदरपुर मटकोटा मार्ग को लेकर कई सालों से विरोध प्रदर्शन होता आया है, लेकिन जस का तस आप देख सकते हैं कि ये गदरपुर मटकोटा मार्ग का हाल है और यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, जिसको लेकर आज हमने युवा कांग्रेस के साथियों के साथ मछली पकड़कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को आईना दिखाने का काम किया कि जिससे सरकार को थोड़ी तो शर्म आए कि ये जो मेन मार्ग है, इसी मार्ग से गदरपुर के आधे लोग आवागमन करते हैं, सिडकुल के कर्मचारी और जितने भी लोग जिला मुख्यालय में काम करते हैं इसी रोड से आवागमन करते हैं। लेकिन इस रोड की इतनी बड़ी दुर्दशा है, अभी मंत्री जी हमेशा यही कहते हैं कि SIT जांच चल रही है और अपना पल्ला झाड़। पिछले कई सालों से क्षतिग्रस्त रुड़की लक्सर मार्ग का निर्माण शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं इलाके के लोग सड़क निर्माण को लेकर सरकार और खानपुर विधायक का आभार जता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि रुड़की लक्सर मार्ग पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिसके चलते रोजाना सड़क हादसे यहां पर होते रहते हैं। जिसके बाद में सड़क निर्माण को लेकर खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने यहां पर प्रयास शुरू करे। साथ ही केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के साथ में राज्य के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, जिसके बाद में सरकार ने सड़क निर्माण के लिए बजट जारी किया। सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। 8 साल से पब्लिक इतनी परेशान थी, यहाँ पर 8 साल से इतने एक्सीडेंट हो रहे थे और गाड़ियों का सत्यानाश हो रहा था। अब रोड बन गए लक्सर रोड, ये चैंपियन का भी सहयोग है, इनका भी धन्यवाद करता हूं मैं। चैंपियन साहब जो हमारे राजा साहब है, विधायक साहब, इनका भी धन्यवाद करता हूं बार बार। अब रोड बनने से इतनी राहत मिली है, इतनी सुकून से, और जो आधे घंटे का रास्ता था 15 मिनट का रह चुका है। अच्छा जी, इस सरकार का धन्यवाद करता हूं। लगभग 8 सालों से रुड़की लक्सर मार्ग के गड्ढों को झेल रही जनता को कहीं ना कहीं अब जाकर राहत की सांस मिली है। हालांकि पिछले 2 महीने से रुड़की लक्सर मार्ग का कार्य बदस्तूर जारी है। आपको दिखा सकते हैं किस तरह लगातार जो है सुबह शाम से लेकर लगातार लक्सर रुड़की मार्ग पर जो सड़क निर्माण का कार्य है वो लगातार जारी है और लगातार जो कच्चा माल गिरने के साथ साथ पीछे से पक्की सड़क भी बनती हुई आ रही है। ऐसे में बता दें लगभग 8 सालों से लोगों ने बड़ी दिक्कतें झेली हैं। बड़े गड्ढे थे, गड्ढों के साथ साथ तमाम यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, आए दिन एक्सीडेंट और कहीं ना कहीं मरने की खबरें सामने आती थी। लेकिन फिलहाल बता दें क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। करीबन 25 किलोमीटर की सड़क है और सड़क में लक्सर से लेकर ढंडेरा फाटक ये मार्ग तैयार हो रहा है। इसमें अभी तक जो है ग्रामीण क्षेत्र ठितौला से पूरी सड़क पर कंप्लीट बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक जो कच्चा माल डालना है वो फिलहाल डल रहा है। उसके बाद इसके ऊपर पक्की सड़क डाली जाएगी। ऐसे में जिस तरह से एक लंबा अंतराल के बाद जो लोगों ने यहाँ पे राहगीरों ने जो मुसीबत झेली है, कहीं ना कहीं उनकी राहत की सांस मिली और कहीं ना कहीं सरकार से लेकर स्थानीय विधायक को भी धन्यवाद बोल रहे हैं। सुशील कुमार झा, न्यूज़ इंडिया, खानपुर। उत्तराखंड में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत में डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को प्रदान करे हैं। सचिवालय परिसर में आयोजित सूक्ष्म कार्यक्रम में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के प्रेसिडेंट राजीव
नोनियाल ने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मुख्यमंत्री को भेंट करे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कंपनी अधिकारियों का आभार जताते हुए बताया है कि कंपनी की ओर से दिए गए इन कंसंट्रेटर्स को उन पर्वतीय जिलों को भेजा जाएगा जहां पर इनकी जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी की ओर से देहरादून में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी यहां पर इच्छा उनकी ओर से प्रकट की गई है, जिसके लिए कंपनी ने 50 लाख रुपए स्वीकार किए हैं। लगातार विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट और आपका वेंटिलेटर हैं, ये सारी चीज़ें आ ही रही हैं। और आज जैसे बताया हमारे डिक्शन की तरफ से भी ऑक्सीजन प्लांट एक को लगाना चाह रहे हैं और जल्दी से लगेगा। 50 लाख ऐसे उन्होंने स्वीकृत किया है और पहाड़ के लिए भी बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और यदि मैं कहूं तैयारी की दृष्टि से तो पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पूर्ण तैयारी 3rd वेव के लिए भी है। कोरोना काल में मंगलोर पश्चिमी सहकारी समिति से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें समिति के 2 पूर्व अध्यक्ष और किसानों ने समिति के प्रबंधक और अध्यक्ष पर फर्जी नियुक्ति कर लाखों रुपए के गबन का बड़ा आरोप लगाया, जिसको लेकर शुक्रवार को समिति के बाहर हंगामा किया गया और प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करी है। डायरेक्टर उनके लड़के हैं, परमन समस्या का जो यहाँ से नरेंद्र सिंह है MD हैं, उनका रिश्तेदार है, तो सब इन्होंने अपने अपने रिश्तेदार यहाँ से प्रस्ताव करा और रख लिए। जबकि इन्होंने 14 तारीख को 10वें महीने में 2020 में रखे दिखाए, परंतु आज तक इस समिति में कोई भी आदमी नहीं आया। इन्हें 7 लाख रुपए के करीब इन्होंने रुड़की बैंक से गणेशपुर शाखा एक में कि वहाँ से इनका वेतन निकाल दिया, जबकि हमारे जो कर्मचारी हैं उनका वेतन हमारा मंगलोर बैंक है सहकारी बैंक, इनका वेतन वहाँ से निकलता है। अगर ये सही कर्मचारी थे, असली कर्मचारी थे और मैं यहाँ समिति में आ रहे थे, इनके रजिस्टर थे, उनका वेतन मंगलोर से दिया जाता। बाकी जो हमारे 3 कर्मचारी हैं इनका वेतन मंगलोर बैंक से दिया गया है, 7 कर्मचारियों का वेतन गणेशपुर रुड़की बैंक से दिया गया है। तो बिल्कुल फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल पूरा घोटाला समिति में चल रहा। 7 लाख रुपए का समिति में नुकसान पहुँचा दिया इन लोगों ने। गोलमाल तरीके से की गई है। समिति कर्मचारियों को या समिति रिकॉर्ड में इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जबकि मैं सारा काम अकाउंट का मैं ही देखता हूँ। यानी कि आप मानते हैं बैक डेट में दिखा के वेतन आहरित किए गए हैं। यानी कि आप मानते हैं ये पूरा फर्जीवाड़ा है? बिल्कुल। बॉलीवुड में अपने अभिनय और डांस के बूते पर नाम कमाने वाले राघव जुयाल अब उत्तराखंड के लोगों की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। उनकी ओर से लगातार पहाड़ों में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाई पहुंचाई जा रही है। ऐसे में उन्हें कितना सहयोग शासन प्रशासन से मिल रहा है, इसको लेकर राघव जुयाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने। मशहूर फिल्म एक्टर कॉमेडियन राघव जुयाल जी आज हमारे साथ हैं। भैया, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, किस तरह से आप उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं? हम हालांकि देख रहे हैं कि पौड़ी में आपने सिलेंडर पहुंचा दिए हैं और उत्तराखंड की मदद के लिए आप तत्पर हैं। किस तरह से काम कर रहे हैं और कहां से इतनी शक्ति आ रही है? सच्ची बताऊं तो मैं सिर्फ फेस हूं, ये लोग सारा काम कर रहे हैं। देखो ये सब मेरे भाई, जो छोटे भाई हैं, ये सब लगे हुए हैं और मैं इनका दिमाग है पूरा। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, बहुत परमिशंस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन यही है कि कोशिश नाकामयाब हो सकती है, लेकिन मैं जितने हो सके उतना लोगों को कोशिश कर रहा है कि पहुंच जाए। जो भी मेरे बस में है, मेरे सोर्सेज जो भी मेरा है, मैं लगा के पहुंचाना चाहता हूं बस। लगातार आप केंद्र से भी मदद मांग रहे हैं और आप राज्यपाल से भी यहाँ से मिले हैं उत्तराखंड की, उनसे किस तरह की मदद मांगी है आपने और क्या कुछ आगे करना चाह रहे हैं? मुझे सारी मदद ADC, मतलब मुझे सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मदद सारी रचिता जुयाल मैम जो ADC टू द गवर्नर है और मेजर मुदित, उन्होंने दी है। और तो गवर्नर मैम की साइड से बहुत मदद आ रही है। मुझे कहीं पर रोका नहीं जा रहा। सारे DM SDM सब कांटेक्ट में है मेरे, जहाँ सिलेंडर्स जा रहे हैं सबसे मैं कांटेक्ट में हूँ, लोकल लोगों से कांटेक्ट में हूँ। तो ऐसे मौके पर तो सब एक हो गए हैं यार, पूरा उत्तराखंड के यूथ एक हो गया, आप लोग एक हो गए हैं, सब मदद कर रहे हैं। फंड रेजिंग की आपने भी वीडियो डाली थी, वो भी बहुत मदद करती है। तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर रचिता मैम और मुदित सर मदद कर रहे हैं और गवर्नर मैम का मैं सलाम करूंगा कि वो इस मौके पर हमारा सपोर्ट कर रही है।
आगे की क्या कुछ प्लानिंग है राघव भाई? अब आगे क्या करने वाले हैं आप? मेडिसिन की जैसे आप बात करें कि मेडिसिन पहुंचाई जाएगी, और सिलेंडर्स अभी तक क्या कहाँ कहाँ कितने लगभग पहुंच चुके हैं आपके द्वारा, क्या कुछ? हम ऐसी जगह पे सिलेंडर्स पहुंचा रहे हैं जहां पर ना कभी आगे बाढ़ आ गई, बादल फट गया, रोड बंद हो जाएगी, तो पहले हम सोच रहे हैं कि सारा वहां पहुंचा दें। कल को बंद हो जाएगी रोड, हमारा लॉजिस्टिक्स बंद हो जाएगा, तो वो इसलिए हम जितना हो सके गाँव में PHC CHC स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। CHCs और PHC स्ट्रॉन्ग हो गई तो ऑब्वियसली बोझ कम पड़ेगा, वहाँ पर लोग कम बीमार पड़ेंगे, वहाँ PHCs में जाके ठीक हो सकते हैं। तो सिलेंडर जितने हो सके, मैं शुरू से मेरा 2-3 हफ्ता पहले हमारा प्लान था रूरल एरियाज को वो करने का। मैंने बहुत पहले बोल भी दिया था, मैंने वो भी लिखा था मेल कि आप तभी कर दीजिए, प्रॉब्लम हो जाए मतलब हो सकती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, इट इज कि तो हम लोगों ने अभी सिर्फ रूरल एरिया पे कंसंट्रेट किया है, गांव में। वहां पर PHC CHC स्ट्रांग हो जाएंगे तो आधा काम तो वहीं सही हो जाएगा। राघव भाई, उत्तराखंड की जनता से क्या कुछ अपील करना चाह रहे हैं आप? क्योंकि बड़ा जो केसेस हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड में, उनसे आप किस तरह से निवेदन करना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आप को बचाए? बाकी हेल्प तो आप कर ही रहे हैं। देखो गांव में क्या होता है, हमें आपको पता है आदत है गांव में एक साथ बैठने की, चाय पीने की, शाम को गुफ्तगू करने की, बिल्कुल है, लेकिन क्या है, सामाजिक दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है गांव के लोगों को, मैं आपको कहूँगा। और ये चीज़ सिर्फ डॉक्टर और दवाइयाँ ही ठीक कर सकती है, वैक्सीनेशन ही ठीक कर सकती है। आप घरेलू नुस्खा कुछ ही टाइम तक वक्त मतलब आप समझिए बात को, ये डॉक्टर्स और इट ही ठीक कर सकते हैं, कोई भी अंधविश्वास से ठीक नहीं कर सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, मैं क्या गारंटी देता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर्स WHO UN सब लोग गारंटी दे रहे हैं यार कि डॉक्टर्स ही इसे ठीक कर सकते हैं, कोई गौमूत्र से ठीक नहीं कर सकती, गोबर इसे ठीक नहीं कर सकता, मैं साफ बोलता हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा ये अंधविश्वास खत्म करिए इस देश से और आगे बढ़िए और एक साथ इस बीमारी को, इस जंग से लड़िए। धन्यवाद राघव भाई। राघव के छोटे भाई भी हमारे साथ है। भैया आपसे भी जानना चाहेंगे, पूरा कोऑर्डिनेशन आपने ही संभाल रखा है, अभी तक कितने सिलेंडर हम लोगों के द्वारा मंगा लिए गए हैं और कहाँ कहाँ पर कितने सिलेंडर पहुँचा दिए गए हैं आपके द्वारा? अभी पहले तो 1000 kg ऑक्सीजन 20 सिलेंडर्स, जंबो सिलेंडर्स D टाइप हमने पौड़ी थैलीसैंड के इलाके में वहाँ के PHC के लिए पहुँचाए हैं सबसे पहले लॉट में। दूसरे लॉट में हमने 30 सिलेंडर्स चंपावत के PHC के लिए पहुँचाए क्योंकि वहाँ से बहुत डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही थी। बाकी 20 सिलेंडर्स हमने बागेश्वर पहुँचाए हैं। अब ये जो लॉट आया है ये आएगा पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, यहाँ जाएंगे। बाकी कोशिश यही है कि, और हमने 5 कॉन्सनट्रेटर्स भी हमने बागेश्वर पहुँचाए हैं। कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा हो सके और जितना एक जगह फोकस हो सके, ज़्यादा बांटने की जगह एक ही जगह को स्ट्रॉन्ग करते करते चलते चले जाए, चाहे उसमें थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि थर्ड वेव के लिए हम तैयार रहे। बाकी कोशिश यही है कि जितने ज़्यादा एड हो सके उतनी ज़्यादा एड पहाड़ों तक पहुँचे और पहाड़ ताकि स्ट्रॉन्ग हो, वो लड़ पाए, वो उठ पाए, वो गिर पाए, लेकिन उन्हें उठने का डर ना हो। तो हम लोग के साथ शहर में क्या होता है कि हम गिरते तो हमें उठने का डर नहीं होता कि अस्पताल पास है, केमिस्ट पास है। वहाँ पे क्या है कि थोड़ी दिक्कत यही है कि पहाड़ों में हैमलेट्स में लोग रहते हैं, चलना पगडंडी बहुत दिक्कत है। तो कोशिश यही है कि ये सारा लॉट वहाँ पहुँचे। और अब हमारा ये भी प्लान है, कल परसों हमारे 100 बेड्स आ रहे हैं, सस्टेनेबल कोविड बेड्स है वो, और वो 100 बेड हमें एक गुजरात की कंपनी है क्रेडी हेल्थ MG मोटर्स के साथ हमें वो 100 बेड दे रही है, और वो 100 बेड सारे पर पहाड़ों में जाएंगे और उसके छोटे छोटे मिनी हॉस्पिटल्स बनेंगे जहाँ पे लोग अपने आप को ठीक कर पाएंगे। धन्यवाद भाई। तो राघव और राघव की पूरी टीम, उनका परिवार इस महामारी में लोगों के सपोर्ट में लगा हुआ है और उत्तराखंड के तमाम जिलों में ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ ही मेडिसिन पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। अपने सहयोगी आशीष धीमान के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य में सारी गतिविधियां लगभग बंद है। अन्य राज्यों से भी उत्तराखंड में आने वाले सार्वजनिक परिवहन को बंद किया गया है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने उत्तराखंड सरकार से निःशुल्क मोक्ष कलश योजना के तहत बस संचालन का अनुरोध किया था, लिहाजा राज्य सरकार ने इसकी परमिशन दे दी है। अब मुख्य सचिव द्वारा इस पर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने राजस्थान सरकार की मांग को देखते हुए अंतिम संस्कार के लिए यहां पर आने वाले परिवहन निगम की बसों को 50% सवारी और कोविड प्रोटोकॉल के तहत मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राजस्थान के मुख्य सचिव को सूचना के साथ ही पत्र भेजते हुए ये जानकारी दी।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।